अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा टॉपिक नंबर 46 ऑफ MTS 642 का। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 45 तक कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी और आज के इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक नंबर 46। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो मैं अपनी इस वीडियो में करवा रही हूँ एज शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, MCQs के लिए आपने उनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह यहीं से आपका 100% पेपर डन हो जाएगा। और जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं स्किप करवा रही हूँ। आई थिंक टोटली अब तक मैंने 3 या 4 टॉपिक्स हैं जो भी मैंने स्किप करवाए हैं और वो मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि वहाँ से आपका पेपर आने के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। वो आपके लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने जो मैं करवा रही हूँ आपने जस्ट उन पर अच्छा सा फोकस करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से हो जाएगा। टॉपिक नंबर 46 से आपके पास इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एलिमेंट में अंडरगो 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन। आप देखते हैं आपके पास एक फ्लूइड है और उसमें आपने 4 फंडामेंटल उसकी जो मोशन की टाइप्स हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होती है ट्रांसलेशन, सेकेंड वन रोटेशन, लीनियर स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। अब ट्रांसलेशन क्या होती है कि ये सिंपल उसकी मोशन होती है कि एक लाइन में उसकी मोशन। रोटेशन होती है सर्कल में उसकी मोशन, रोटेशन जिसे हम कहते हैं कि रोटेट करना। लीनियर स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडी के उसके मतलब आप कैसे उसके लेंथ में चेंज आ जाना। लीनियर स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ में चेंज जाना, लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाना। शेयर स्ट्रेन मतलब कि उसके जो डिफॉर्मेशन हुई है वो उसकी शेप्स के थ्रू हुई है। शेयर स्ट्रेन मतलब उसकी शेप चेंज हो जाना। लीनियर स्ट्रेन मीन्स कि उसकी लेंथ चेंज हो जाना, जैसे कि कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, मतलब ये मतलब है इसका। रोटेशन में उसका आपने उसकी बॉडी के रोटेशन को देखना होता है। ट्रांसलेशन में आपने उसकी जो सिंपल जो उसकी होती है ना मूवमेंट, एक लाइन में उसकी मूवमेंट आप उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल ये बस 4 इसकी मोशन है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वेलोसिटी किसको कहते हैं, रेट ऑफ ट्रांसलेशन को कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, रेट ऑफ रोटेशन को कहते हैं। लीनियर स्ट्रेन रेट किसको कहते हैं, रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन के कितना उसकी लेंथ में चेंज आया है बॉडी के। शेयर स्ट्रेन के स्ट्रेन रेट कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के मतलब कितना उसकी शेप में चेंज आया है। यहाँ पे सिंपल उन्होंने 2 बॉडीज़ लिए हुए थे, ये एक ये, फिर उन्होंने सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया उसको इसके ऊपर शिफ्ट करवा दिया। मतलब इस बॉडी के ऊपर उन्होंने इसको जब शिफ्ट करवाया तो इसकी आपकी मर्जी है कि आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसको इस तरह स्ट्रेच करवा सकते हैं, आप इसको इस तरह इसकी मूवमेंट भी करवा सकते हैं, इसको रोटेट भी करवा सकते हैं, मतलब आप उसको मूव भी करवा सकते हैं, आप उसकी लेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी शेप भी चेंज करते हैं। देखें यहाँ पे उन्होंने शेप भी चेंज कर दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और इसमें कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 47 है कि रेट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब ट्रांसलेशन का आपको पता है कि एक जो बॉडी की है उसकी सिंपल मूवमेंट, अगर वो एक लाइन मूव कर रहा है। रोटेशन होती है कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, V = UI VJ W के। ये 3 उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, UI VJ W के। ये ट्रांसलेशन वेक्टर है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी नेम से जाहिर हो रहा है कि इसमें आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, रोटेशन को डिस्कस करेंगे। एंगुलर से जाहिर होता है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन को डिस्कस करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज एवरेज रोटेशन रेट ऑफ 2 इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। आपने यहाँ पे 2 लाइंस हैं आपके पास और वो एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइंस है और आपको पता है जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट पर जो रोटेशन रेट है ना, उस रेट को कहते हैं आप लोग एंगुलर वेलोसिटी। 2 लाइंस हैं आपके पास, दोनों परपेंडिकुलर हैं, वो एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे। उस पॉइंट पर रोटेशन रेट क्या होगा, उस रोटेशन रेट को हम मेजर करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। नेक्स्ट है आपके पास द रेट ऑफ रोटेशन वेक्टर। जो आपके पास रोटेशन वेक्टर का रेट है वो इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। रोटेशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना आपने इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है फाइनल टर्म में। तो ये हर आप ये समझ लें फाइनल टर्म के हर टॉपिक में ये वाला फार्मूला आपका डिस्कस होगा। तो इसको अभी से अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें। सिंपल अगर मैं आपको इसका रट्टा बताऊँ तो वो ये होगा कि आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, I J K यूनिट वेक्टर। I लिखा, J लिखा, K लिखा। ये आपने लिखना है स्टार्ट में आपने 1/2 1/2 1/2 ये लिखना है। अब ब्रैकेट में आप लोगों ने क्या चीज़ लिखनी है, देखें ये है I और I आपको पता है ये किसके लिए यूज़ होता है, U मतलब X एक्सिस के लिए, या U कह लें क्योंकि आपको पता है X जो होता है वो U होता है, Y क्या होता है ये V होता है और Z क्या होता है W होता है। तो अब ये I U वाला है तो आपने इसमें U वाले को नहीं लिखना, आपने यहाँ पे जो रिमेनिंग है U के अलावा 2 V एंड W आपने यहाँ पर वो लिखने हैं। और वो कैसे लिखना है, पहले आप लिखेंगे W और इसके डिनोमिनेटर में आपने
लिखना है इसका आंसर, मतलब ये डी पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वाई और पार्शल वी बाई पार्शल जेड। इसका जब डब्ल्यू वाला है वो आपने यहाँ पे जेड लिखना है और इसका वी वाले का वाई आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैं थोड़ा सा आपको रट्टा बता रही हूँ, अदरवाइज अगर आप इस फार्मूला को ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आपने जब जे के लिए लिखना है तो आपने जे के लिए वाई को इग्नोर करना है, वाई मीन वी को इग्नोर करना है, और बाकी जो दो यू एंड डब्ल्यू हैं आपने उनको लिखना है पार्शल डब्ल्यू पार्शल यू पार्शल जेड, पार्शल डब्ल्यू पार्शल एक्स। अभी यू वाले का एक्स इधर है और डब्ल्यू वाले का जेड इधर है, मतलब ये इन्होंने ऐसे इंटरचेंज किया हुआ, दरम्यान में माइनस का साइन है। और इसी तरह आपने के वाले के लिए लिखना है, के वाले में देखें आप लोगों ने जेड को इग्नोर करना है, मतलब डब्ल्यू को इग्नोर करना है, बाकी जो रिमेनिंग है वी एंड यू आपने उनको लिखना है पार्शल वी बाई पार्शल एक्स एंड पार्शल यू बाई पार्शल वाई। यू वाला एक्स इधर है, वी वाला वाई इधर है। नेक्स्ट आपके पास है लीनियर स्ट्रेन रेट। लीनियर स्ट्रेन रेट है इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अब लीनियर स्ट्रेन रेट की आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्या होता है कि इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ये दो सेम चीज़ों के दरमियान में क्या है, एक रेशो है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है लीनियर स्ट्रेन रेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी आपने याद रखना है कि जो लीनियर स्ट्रेन रेट क्या होता है और शेयर स्ट्रेन रेट क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और ये दोनों ही आपके पेपर में पूछी जाती हैं सब्जेक्टिव में। लीनियर स्ट्रेन रेट होता है ई एक्स एक्स ई वाई वाई ई जेड जेड, और शेयर स्ट्रेन रेट होता है ई एक्स वाई ई जेड एक्स ई वाई जेड। मतलब जो डिफरेंट होती हैं वो ये वाले होती हैं शेयर स्ट्रेन रेट, और जो सेम वाले होते हैं ना एक्स एस वाई वाई जेड जेड, ये होती हैं लीनियर स्ट्रेन रेट। तो लीनियर स्ट्रेन रेट एंड शेयर स्ट्रेन रेट इनको आपने मिक्स नहीं करना है, इन दोनों की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको वैल्यूज़ गिवन है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। ई एक्स इक्वल होते हैं पार्शल यू बाई पार्शल एक्स के, ई वाई वाई इक्वल होते हैं पार्शल वी बाई पार्शल वाई के, एंड ई जेड जेड इक्वल होते हैं पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल जेड के। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट छोटा सा एक और उन्होंने दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है कि ये आपको एक फ्लूइड में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ हमें बताता है वॉल्यूमेट्रिक। और ये क्या होता है, ये इसका ये फार्मूला होता है कि इसमें आप जितने भी ये लीनियर स्ट्रेन रेट है इनको आप प्लस कर देते हैं। ये एक्स ई वाई वाई ई जेड जेड, पार्शल यू बाई पार्शल एक्स पार्शल वी बाई पार्शल वाई पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल जेड, ये इसका फार्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट का। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये आपके एमसीक्यूज के लिए ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 47। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए, आपके शॉर्ट के लिए, आपके एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज़ जीरो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब आपको पता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है, जिसमें आपके पास डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। अब डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है कि जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है शेयर स्ट्रेन रेट। शेयर स्ट्रेन रेट का आपको पता है कि इसमें किस चीज़ में चेंज आएगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज इन एंगल बिटवीन टू इनिशियल। अब ये भी आपको पता है कि ये आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनको आपने वो आप मेजर करना है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंगल। ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन रेट। ये होता है कि रेट इसमें आप मेजर करते हैं कि किसी भी फ्लूइड की शेप में कितना चेंज आया है। और इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस टॉपिक में वो ये है कि आपने इसके ये वाले याद रखने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका फार्मूला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका फार्मूला और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। अब इसके फार्मूला को ज़रा हम एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें आपने ई एक्स वाई ई वाई जेड वाई और ई वाई जेड इसका बताना है। सेम आपने वही चीज़ देखें यहाँ पे एक्स वाई, इट्स मीन्स आपने यहाँ पे एक्स और वाई वाले लिखने हैं। अब एक्स वाला आपको पता है क्या होता है, पार्शल यू, और वाई वाला क्या होता है, पार्शल वी। और यू वाले का आपने यहाँ पे लिखना है, वी वाले का आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैंने आपको लास्ट भी थोड़ी देर पहले बताया है, पार्शल यू बाई पार्शल वाई पार्शल वी बाई पार्शल एक्स। यू वाले का एक्स इधर है, वी वाले का वाई इधर है, ये इन्होंने इनको दूर कर दिया एक दूसरे से। ई जेड एक्स में पहले आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वाला, और एक्स वाले में आप क्या लिखेंगे, यू वाला। और डब्ल्यू वाले का जेड इधर होगा और यू वाले का एक्स इधर होगा। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स पार्शल यू बाई पार्शल जेड। और जब आप ई वाई जेड लिखेंगे तो वाई वाले में पहले आप वी लिखेंगे और देन आप जेड वाला डब्ल्यू लिखेंगे। और इसका वी वाला वाई इधर है, डब्ल्यू वाला जेड इधर है। याद रखिएगा यू एक्स होता है, वी वाई होता है और डब्ल्यू जेड होता है। तो अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो ये फार्मूला याद रखने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेन रेट टेंसर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसर की बात हुई है यहाँ पे, स्ट्रेन रेट टेंसर। स्ट्रेन एंड टेंसर में क्या होता है कि आप ऐड कर देते हैं लीनियर स्ट्रेन रेट को और शेयर स्ट्रेन रेट को एक मैट्रिक के अंदर। जब आप इनको एक मैट्रिक के अंदर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेन रेट टेंसर बन जाता है। और यहाँ पे अपने ई एक्स एक्स ई एक्स वाई ई एक्स जेड ई वाई एक्स ई वाई वाई ई वाई जेड ई जेड एक्स ई जेड वाई ई जेड जेड,
तो ये है क्या है आपके पास, ये स्ट्रेन रेट टेंसर है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, स्ट्रेन रेट टेंसर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेन रेट टेंसर इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को ये है साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में स्ट्रेन रेट टेंसर और ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। चलिए अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको कैसे राइट करना है। इसका भी एक छोटा सा रट्टा आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने लिखना है ये वाले, ठीक है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड, ये तीनों आपने लिख लिया। अब आपने इनको लिखना है। अब इनको आपने कैसे लिखना है, देखें ये है यू वाला, मतलब ये पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स है, तो आपने इसको एक बार v के साथ लिखना है और एक बार इसको w के साथ लिखना है। जो आपको पता है कि आपने लिखना कैसे होता है दोनों के साथ, पार्शियल u का ये पार्शियल x इधर आएगा और दूसरा आपने लिखना है v वाला, तो v वाले का y इधर आ जाएगा। ये आपने लिख लिया। पहले आपने पार्शियल u को लिखा, फिर आपने पार्शियल u को पार्शियल v के साथ लिखा, अब आपने लिखना है पार्शियल u को पार्शियल w के साथ, और जब w के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे पार्शियल x आएगा, मतलब इनको आपने इंटरचेंज करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पार्शियल v बाई पार्शियल y पे, तो यहाँ पे पार्शियल v बाई पार्शियल y लिख लिया आपने। पहले आप इसको लिखेंगे u के साथ, फिर आप इसको लिखेंगे w के साथ। जब आप इसको u के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल x आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल y, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। और जब आप इसको इसको जब आप w के साथ लिखेंगे तभी आप इनको ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये पार्शियल v बाई पार्शियल z, पार्शियल w बाई पार्शियल y। अब इसके लिए आपने लिखना है, पहले आप इसको u के साथ लिखेंगे, फिर आप इसको v के साथ लिखेंगे। देखिए ये u था, आपने इसको v w के साथ लिखा, ये v वाला था, आपने इसको u w के साथ लिखा, ये w वाला है तो आप इसको एक बार u के साथ लिखेंगे, एक बार v के साथ लिखेंगे, सेम उसी मेथड के साथ जैसे हमने इनको लिखा है। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 48 है आपके पास, वर्टिसिटी एंड रिलेशनल एबिलिटी। वर्टिसिटी वेक्टर आपको बताऊं कि वर्टिसिटी वेक्टर ये क्या होता है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। ये होता है, देखें ये कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होता है और इसका ये वाला फार्मूला होता है। डेल्टा ऑपरेटर को आपने v के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे आप लिख देना है कर्ल ऑफ v। ये होता है इसका फार्मूला वर्टिसिटी वेक्टर का। और एक और बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने यहाँ पे याद रखना है, वो है द रेट ऑफ रोटेशनल वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर। आपने लेना है वर्टिसिटी वेक्टर का हाफ और इक्वल होता है रोटेशन वेक्टर के। आपके MCQs में 100% वो ये चीज़ पूछेंगे, वर्टिसिटी वेक्टर किसके इक्वल होता है। ये अच्छा वर्टिसिटी वेक्टर होता है क्या, ये आपको ना रोटेशन को मेजर करता है। तो ये जो वर्टिसिटी वेक्टर होता है ना, ये इसका अगर आप हाफ ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रोटेशन वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। देखिए यही मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा 1/2 डेल्टा ऑपरेटर मल्टीप्लाई v, फिर मैंने लिखा 1/2 कर्ल ऑफ v और 1/2 e। अब ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रोटेशनल वेक्टर के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है, अब इसी का अगर आप अपोजिट कर दें, देखिए रेट ऑफ रोटेशनल वेक्टर इसके हाफ के इक्वल होगा, तो जो वर्टिसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके डबल के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि आपने देखें ये रेट ऑफ रोटेशनल वेक्टर है, ये इसके हाफ के इक्वल है, तो हाफ वाला जो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वर्टिसिटी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिसिटी वेक्टर हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा इसका, ट्वाइस ऑफ रोटेशनल वेक्टर। यही चीज़ मतलब इन्होंने एक दूसरे के अपोजिट करके लिखी हुई है, तो आपने इसको अपने माइंड में 100% रखना है। नेक्स्ट वही चीज़ आ जाती है कि वर्टिसिटी वेक्टर को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें, वर्टिसिटी वेक्टर को आप साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखें, तब आपने इसको भी याद रखना है। तो करते हैं इसको सिंपल, उसी तरह आपने आई जे के लिखा, उसी तरह आपने देखें आई के केस में आपने W और V को लेना है, जे के केस में आपने U और W को लेना है, के केस में आपने V और U को लेना है। इसके केस में W को नहीं लेना, इसके केस में V को नहीं लेना और इसके केस में U को नहीं लेना। और बाकी ये मैंने आपको बताया कि उनको आपने लिखना कैसे होता है, पार्शियल U बाई पार्शियल Z, ये इसके नीचे आएगा और V वाला Y इसके नीचे आएगा, U वाला X इधर आएगा और W वाला Z इधर आएगा, V वाला Y इधर आएगा और U वाला X इधर आएगा। सिंपल, ये बहुत ज़्यादा फार्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट वर्टिसिटी वेक्टर इन कार्टेशियन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब ये आपको थोड़ा सा घुमाएगा, इसको आपने लगाना है रट्टा। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 3 आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक होता है ER, एक होता है E थीटा और एक होता है EZ। सबसे पहले जी लिख लें, इनको लिख लिया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, देखें ER के केस में आपने R को नहीं लेना, आपने लेना है, अब तो इसके केस में ना 3 जो होते हैं वो एक होता है R, एक होता है थीटा और एक होता है Z। ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ठीक है। ये X के लिए, ये Y के लिए और ये वाला Z के लिए, ठीक है। अब आपने सिंपल इस तरह ER लिखा, E थीटा लिखा, EZ लिखा। अब ER के केस में आपको पता है कि आप X वाले नहीं लेंगे, आप बाकी दोनों लेंगे, मतलब आपको UZ लेंगे और U थीटा, आप ये 2 लेंगे, आप R वाले को नहीं लेंगे। तो इसी तरह आपने लिखा पार्शियल UZ और पार्शियल U थीटा। अब Z वाले का आपको पता है, Z वाले का क्या होता है, Z ही होता है, तो आपने इसके लिए पार्शियल Z लिखा और थीटा वाले का थीटा पार्शियल थीटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1/r लिखना है।
प्लस अब आपने ई थीटा लिखा, थीटा वाले में आप क्या करेंगे, थीटा को नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ आर और जेड वाले को लिखेंगे। तो पार्शियल यू आर और पार्शियल यू जेड लिखा, इसके नीचे पार्शियल जेड और इसके नीचे पार्शियल आर। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह देखिए यहाँ पे आपने 1/r नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। जो दरमियान वाला होगा ना उसमें आपने 1/r नहीं लिखना, यहाँ पे आपने होल ब्रैकेट के बाहर 1/r लिखना है और यहाँ पर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/r लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने ई जेड के लिए लिखना है, तो यहाँ पे आर यू थीटा, यहाँ पे ना आर आएगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर ना आपने एक एडिशन करनी है, यहाँ पे आर लिखना है, जो कि यहाँ पे आर नहीं आ रहा, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है आर यू थीटा माइनस पार्शियल यू आर बाई पार्शियल थीटा, इसका पार्शियल आर इधर आया और इसका पार्शियल थीटा इधर आया। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी, थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन अगर आपने इसको रट्टा लाजमी लगाना है। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जब ई आपके पास 0 होगा तो फ्लो आपके पास ई रोटेशनल होगा, जब ई आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फ्लो आपके पास रोटेशनल होगा। ठीक है, ये बात आपने अपने एमसीक्यू उसके लिए याद रखनी है, जब ई रोटेशनल होगा तो वो 0 होगा। नेक्स्ट आज जी आ जाते हैं टॉपिक नंबर 50 पे। टॉपिक नंबर 50 आपके पास है स्टडी टू डायमेंशन वेलोसिटी फील्ड। ये आपको उन्होंने वैल्यू दी हुई है, अब इन्हें याद रखनी है, जो आई वाली वैल्यू होती है ये होती है यू की। अब ये आपके पास यू की वैल्यू 0.5 प्लस 0.8x और यहाँ पे आपके पास वी की वैल्यू 1.5 प्लस 0.8y। अब आपने क्या करना है, इनको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, इन दोनों को रखा 0 के इक्वल, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना है, यहाँ से आपने वाई की वैल्यू को सेपरेट करना है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। जब देखें ये 0.8x है, जब ये इधर आएगा 0.5 तो ये हो जाएगा 0.8x माइनस 0.5। एक्स को यहाँ से सेपरेट करना है, कि 0.5 को 0.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.625 मीटर। यहाँ से इस तरह आपने वाई को सेपरेट करना है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 1.5 को 0.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू भी निकाली, वाई की वैल्यू भी निकाली। उन्होंने पूछा था कि आप कोई भी अगर स्टैग्नेशन पॉइंट है फ्लो फील्ड में वो बताएं, तो आपने बताना है स्टैग्नेशन पॉइंट है जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू आपके पास ये है। नेक्स्ट भी आपके पास एक ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने टॉपिक नंबर 51 में भी इसी को सॉल्व किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको अगेन सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन फील्ड। ये भी आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, सेम टू सेम एक एक चीज़ वही है। इसमें आपको पता है कि मटेरियल पोजीशन वेक्टर कौन सी होती है, एक्स पार्टिकल टी, वाई पार्टिकल टी, जेड पार्टिकल टी। न्यूटन सेकंड आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम, एक इक्वल होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फिर हमने एक्सेलरेशन को किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी पार्टिकल बाई डी टी। फिर आपको ये वाली चीज़ भी याद होगी कि वी पार्टिकल टी, ये मैंने इसको ऐसे लिखा था, वी एक्स पार्टिकल टी, वाई पार्टिकल टी, जेड पार्टिकल टी और टी। फिर मैंने क्या किया था, देखें ये जो होता है ना एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होते हैं। तो आपने ये वाली जो चीज़ थी ना, इसको आपने यहाँ पे लिखा था डी वी की जगह पे डी वी एक्स पार्टिकल, वाई पार्टिकल, जेड पार्टिकल टी और नीचे वाला डी टी ऐसे आ गया था। अब ये वाली जो चीज़ है अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में इसको किया था। ये देखें, यही सेम चीज़ है जो मैंने तब आपको बताई थी कि सबसे पहले आपने डी टी बाई डी टी लिखना है, डी एक्स बाई डी टी लिखना है, डी वाई बाई डी टी लिखना है, डी जेड बाई डी टी लिखना है। ये लिखने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, पार्शियल वी बाई पार्शियल टी, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल वी बाई पार्शियल जेड के साथ। फिर मैंने इसको ऐसे करवाया था कि मैंने बोला था कि इनकी जगह पे आपने यू वी डब्ल्यू लिखना है और ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। इसकी जगह ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट ये बचेगा और इसकी जगह आप यू लिख देंगे और ये आ जाएगा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स। इसकी जगह आप लोग वी लिख देंगे तो यहाँ पे बचेगा पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई और यहाँ पे इसकी जगह आप डब्ल्यू लिख देंगे तो यहाँ पे बचेगा पार्शियल वी बाई पार्शियल जेड। सेम बिल्कुल यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। उन्होंने यही चीज़ पार्शियल डी टी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। फिर उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करवाया, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल वी बाई पार्शियल जेड। फिर उन्होंने उसी तरह इनको यू वी डब्ल्यू के नेम दिए। फिर उसी तरह उन्होंने वो ग्रेडियंट और डेल्टा ऑपरेटर वाला जो हमने लिखा था कि डेल्टा ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जेड। और इसमें हमने इसको इस फॉर्म में भी हमने लिखा था आई जे के, किसके साथ, ये आई वाला है और ये वाला है, ये के वाला है। ये सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सेम वही टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 53 पे। टॉपिक नंबर 53 में आपके पास वी की वैल्यू आपको गिवन है, या इनलेट डायमीटर आपको गिवन है, आउटलेट डायमीटर भी आपको गिवन है। अब आपने करना यह है कि आपने जस्ट फार्मूला अपने माइंड में रखना है। यू इनलेट का फार्मूला होता है वी ओवर ए इनलेट और यू आउटलेट का फार्मूला होगा वी ओवर ए आउटलेट। देखें, अब आपको उन्होंने इनलेट डायमीटर दिया हुआ है, आउटलेट डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे ए का फार्मूला आपको पता होगा, ए का क्या फार्मूला होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब आर की जगह पे आप जब यहाँ पे आप लिखेंगे पाई ओवर डी, मतलब ये आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, डी बाई टू का स्क्वायर होती है।
ठीक है, ये d/4 हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा 4v/πd²। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फार्मूला है v/a इनलेट और v/a आउटलेट, u इनलेट और u आउटलेट का ये फार्मूला होता है। अब a की जगह जब आप लिखेंगे ना πr², ठीक है, ये a का फार्मूला होता है। a और r की जगह जब आप पुट करेंगे d/2, क्योंकि आपके पास डायमीटर गिवन है तो इसलिए आप डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे फार्मूले को, d/2 करेंगे तो ये जो वाला जो 4 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे बचेगा πd²। 4 लिखा, v की जगह उसका आपने ये वाली वैल्यू जो गिवन थी क्वेश्चन में ये वाली लिखी, d की वैल्यू वो वाली लिखी, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सिंपल इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1.95 आ गया। सेम इसी तरह आपने करना है u आउटलेट में v/a आउटलेट आएगा, बस यहाँ पे सिंपल ना d की वैल्यू चेंज होगी, आउटलेट डायमीटर की वैल्यू ये होती है, जस्ट यहाँ पे ये चेंज होगी, सिंपल आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। अगर आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उन्होंने 2 में ऐसे बताए हुए थे, 2 फार्मूले, अगर आप इनमें से अगर आप एक भी कर लें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि आपके पास जो ax है वो आपको पता है कि del/u/del रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सब आपने लिखना है del u को आपने लिखना है u इनलेट माइनस u आउटलेट माइनस u इनलेट ओवर del t। अब देखें ये जो फार्मूला होता है ना del u का, ये इक्वल होता है u इनलेट माइनस u आउटलेट माइनस u इनलेट ओवर del x। और यहाँ पे आपने इसकी जगह इसका फार्मूला लिखना है u एवरेज इक्वल होता है u आउटलेट प्लस u इनलेट, और ये वाला जिसके नीचे 2 होगा वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे u इनलेट मतलब ये वाली जो चीज़ है ये न्यूमरेटर में जाएगी, क्या हो जाएगा u आउटलेट। देखें ये माइनस वाली चीज़ है, ये प्लस वाली चीज़ है, जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा u का स्क्वायर आउटलेट u का स्क्वायर इनलेट ओवर 2 del x। सिंपल वैल्यू को वैसे उन्होंने पुट नहीं किया हुआ फार्मूले में, अगर आप यहाँ पे u आउटलेट की वैल्यू आपको पता है, u इनलेट की पता है, x की पता है, सिंपल पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बस आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सेकंड इसका मेथड ये है, आपको पता है कि ax का फार्मूला क्या होता है, पार्शियल v/t। ये मेथड भी है, आपने इन दोनों में से एक करने हैं, दोनों नहीं करने। u पार्शियल u/x पार्शियल u/y पार्शियल v है, ये पार्शियल v/y और पार्शियल ये v है w है, आई थिंक ये u है, सॉरी ax है ना, आपको पता है x के केस में मैंने आपको बताया था आपने u लेना होता है ऊपर। ठीक है, तो ये u ही है, पार्शियल u/t u पार्शियल u/x v पार्शियल u/y w पार्शियल u/z। अब इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं पार्शियल u/x और ये है u एवरेज। अब u एवरेज का फार्मूला होता है ये आपके पास, और पार्शियल u ये del u का फार्मूला होता है आपके पास u इनलेट माइनस u आउटलेट माइनस u इनलेट del x, और इसका फार्मूला होता है u आउटलेट प्लस u इनलेट डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा u का स्क्वायर आउटलेट माइनस u का स्क्वायर इनलेट 2 del x। ये सेम वही फार्मूला बन गया जो मेथड ए का फार्मूला था। इन दोनों में से आपने कोई भी एक मेथड यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 54। टॉपिक नंबर 54 में मटेरियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर d/dt, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt इस फॉलोइंग इक्वेशन इन गिवन स्पेशल नेम मटेरियल डेरिवेटिव। ये आपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इनको आप मटेरियल डेरिवेटिव को डिफरेंट नेम देते हैं, जिसमें टोटल, पार्टिकल, यूलेरियन, सब्सटेंस डेरिवेटिव, ये आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनको आप ये नेम देते हैं। और इसमें ए पार्टिकल x y z t ये किसके इक्वल होते हैं, dv आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल v/t प्लस v डॉट डेल्टा ऑपरेटर, यहाँ पर v, ये आपने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था मटेरियल डेरिवेटिव का ये वाला फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 56 एंड 57, इसमें है वी यू वी। अभी देखें ये आपके पास होती है u की वैल्यू और ये होती है आपके पास v की वैल्यू। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने ax फाइंड आउट करना है एंड ay फाइंड आउट करना है। ax का फार्मूला भी आपको याद होगा और ay का भी याद होगा। ax में आप लोगों ने ऊपर u को रखना था और यहाँ पे ay में ऊपर v को रखना था, और यहाँ पे बाकी सब सेम था, पार्शियल u/t प्लस u पार्शियल u/x v पार्शियल u/y प्लस w पार्शियल u/z। अब देखें ये है 2 डायमेंशनल के केस में ये तो आपके पास हो जाएगा 0, ये z वाला, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास ये 2 बचेंगे, ये भी 0 हो जाएगा t के अकॉर्डिंग जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट पहले आपने क्या बचा आपके पास u पार्शियल u/x v पार्शियल u/y। तो आपने यहाँ पे सिंपल पहले लिखा u की वैल्यू 0.5 प्लस 0.8x, यहाँ पे लिखी आपने v की वैल्यू। अब यह पार्शियल u/x कि मतलब आपने जो u वाली वैल्यू है आपने x के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेना है। जब आप x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.8, ठीक है, और जब आप इसका y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो इसका बचेगा -0.8, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, मतलब ये देखें ये है पार्शियल u/पार्शियल y।
यही चीज़ आपने यहाँ पे किया कि आपने u वाले को y के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है। देखें आपने u वाले की जो वैल्यू है ना उसका पहले आपने x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे ये x वाली वैल्यू थी 0.8 आ गया। लेकिन जब आप पार्शियल u बाई पार्शियल y करेंगे, u वाले को y के अकॉर्डिंग जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें y वाले कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आएगा 0.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 0.4 प्लस 0.8 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.64 x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन ax, जिसमें ऊपर होता है u, इसमें आपने ये और ये टर्म 0 हो जाएंगी। आपने u और v की वैल्यू लिखी, u वाले को आपने x के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव लिया, u वाले को y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, उनको सोल्व किया। सिंप आपने नेक्स्ट निकालना है ay के केस में वही सेम केस है, आपने इस तरह पर v लिखा, ये दोनों आपके पास 0 हो जाएंगी क्योंकि 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे आपने पहले लिखी u की वैल्यू, v की वैल्यू, जब v वाले को आप x के अकॉर्डिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब v वाले को आप y के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे आएगा -0.8। मतलब आप इसके देखिए इसमें कोई x वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए 0 आएगा। पार्शियल v बाई पार्शियल x, यहाँ पे पार्शियल v बाई पार्शियल y क्या आएगा, अपने सिंपल आप इसका डेरिवेटिव ले रही हैं। ये है u की वैल्यू, ठीक है, u है आपके पास इसके इक्वल। जब आप पार्शियल u बाई पार्शियल x करेंगे तो यहाँ पे जस्ट 0.8 बचेगा। जब आप पार्शियल v बाई पार्शियल y करेंगे तो यहाँ पे 0.8 बचेगा। जब आप पार्शियल v बाई पार्शियल x करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल इनकी वैल्यू आ गई ax और ay की। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया कि x आपके पास 2 मीटर है, y आपके पास 3 मीटर है, तो x की जगह आपने 2 पुट करना है, y की जगह आपने 3 पुट करना है। देन आपने ax को निकाल लेना है और ay को निकाल लेना है। x और y की वैल्यू को पुट किया, x आपके पास ये है, ay आपके पास ये आया। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 57 है आपके पास वोर्टिसिटी वेक्टर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा इसी वीडियो में कि E इज इक्वल टू डेल्टा ऑपरेटर मल्टीप्लाई v, ये किसके इक्वल होता है, कर्व v के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है वोर्टिसिटी वेक्टर। ये भी आपने बताया कि जो इसका जो रोटेशन वेक्टर होता है ये हाफ वोर्टिसिटी वेक्टर के इक्वल होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, और ये भी इसके डबल के इक्वल होता है, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। रोटेशनल इरोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल में आप बस यही रोटेशनल में आपने ये चीज़ याद रखना है कि इसमें आपके पास ई जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इरोटेशनल में आपके पास ई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। मतलब क्या है, वोर्टिसिटी वेक्टर इसमें 0 और वोर्टिसिटी वेक्टर इसमें नॉन 0, ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें रोटेट करते हैं और इसमें वो रोटेट नहीं करते। जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ये वोर्टिसिटी वेक्टर क्या है वो 0 होता है, और इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो रोटेट नहीं करते। इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हैं, और ये क्या होता है, नॉन 0 होता है। ये दो इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसको आपने याद रखना है। टॉपिक नंबर 58 पे आ जाते हैं, वो है वोर्टिसिटी वेक्टर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बहुत डिटेल में अभी मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया कि आपने कैसे लिखना है, आई जे के लिखना है, फिर आई के केस में यू को निकालते हैं, डब्ल्यू और वी को लिखना है, जे में आपने यू और डब्ल्यू को लिखना है, और इसके केस में आपने वी और यू को लिखना है। अब 2 डायमेंशनल की अगर आप बात करें 2 डायमेंशनल की, तो आप इनमें से कोई भी एक उठा के लिख दें। मतलब 2 डायमेंशनल की अगर आप यू और डब्ल्यू और वी की बात करें तो इसका ये वाला यू यहाँ उठा के लिख दें। अगर आपने के वाली बात करनी तो आप यहाँ पे ये लिख दें, उन्होंने के वाला लिखा हुआ था, पार्शियल के यहाँ पे लिखा, तो कौन कौन से बचेंगे, वी एंड यू बचेंगे, डब्ल्यू वाला निगलेक्ट करेंगे, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इसका ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सेम, अभी मैंने इसको भी डिस्कस किया, ई आर ई थीटा ई जेड, ये आपने कैसे लिखना है, वही वाला सेम चीज़ है। इसको 2 डायमेंशन में लिखना है तो आप ये वाली चीज़, अगर वो 2 डायमेंशन में आपसे फार्मूला पूछे तो आप इनमें से कोई भी एक ई जेड वाला, ई थीटा वाला या ई आर वाला यहाँ पे उठा के लिख सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर रोटेट क्लॉकवाइज कर रही है या काउंटर क्लॉकवाइज है, देखिए याद रखिएगा, जब रोटेट क्लॉकवाइज होगी तो आपके पास वोर्टिसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और जब वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। कि आपके एमसीक्यूज़ यहाँ से 2 बन रहे हैं, नेगेटिव में रोटेट और पॉजिटिव में काउंटर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपैरिजन ऑफ 2 सर्कुलर फ्लोज, नॉट ऑल फ्लोज विद सर्कुलर स्ट्रीम्स आर रोटेशनल। जितने भी आपका सर्कुलर स्ट्रीम लाइन होते हैं रोटेशनल नहीं होती, कुछ नॉन रोटेशनल भी होती हैं। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, इसकी डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ये जो वाला फार्मूला है ये आपने याद रखना है। ये अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। अभी फिलहाल आपने इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो है लिबनीज़ थ्योरम। लिबनीज़ थ्योरम ये होता है, और इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पर याद रखना है। वो बोल सकते हैं आपको स्टेट 1 डायमेंशन लिबनीज़ थ्योरम, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें होता है डी बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू ए टी एस इज इक्वल टू बी टी, आपके पास लिमिट्स हैं, जी एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी, पार्शियल जी बाई पार्शियल टी डी एक्स प्लस डी बी बाई डी टी
dA/dt, ठीक है। मैं रट्टा बता रही हूँ, dB/dt और dA/dt, और बी वाले केस में GBT और इस ए वाले में dA/dt में GAT, ठीक है। दरम्यान में यहाँ आपने लगाना है माइनस का साइन। इसको आप लोग क्या कहते हैं, लीबनीज़ थ्योरम कहती हैं। और जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो देन वो बन जाते हैं रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर है 61 आपके पास। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ लीबनीज़ थ्योरम। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपने सिंपल फार्मूला लिखा लीबनीज़ थ्योरम का, जो भी आपने को बताया पार्शियल जी बाई पार्शियल टी, dx dB/dt dA/dt GBT और GAT। सिंपल आपने देखें, जब आपने ये वाली चीज़ लिखेंगे ना तो यहाँ पे बस आपने a² कर देना है, बी वाले में b² और ए वाले में a²। तो यहाँ पे बनेगा BE माइनस 2b² और e के पावर माइनस 2a²। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया इस केस में। मतलब उसी तरह आपने लीबनीज़ का फार्मूला लिखा, एक्स की जगह एक बार आपने बी लिखा है और एक बार आपने ए लिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लीबनीज़ थ्योरम इन 3 डायमेंशनल। ये होता है लीबनीज़ थ्योरम, और यहाँ से अभी हम निकालेंगे रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। ये अब सिंपल आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लीबनीज़ थ्योरम इन 3 डायमेंशन। ये आपने लिखा d/dt gx/y/z/t dv, और ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल g बाई पार्शियल t dv प्लस gv dA। इसको माइंड में रखना है आपने, ठीक है। फिर आप जब अब आपने ना इसी से निकालना है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। सिंपल आपने जहाँ पर g आ रहा है वहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देना है रो बी। g की जगह आपने क्या पुट कर देना है, रो बी। यहाँ पर भी रो बी और यहाँ पर भी रो बी। फिर आपने क्या कर देना है, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन टर्म ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के केस में ना बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आएगी कि यहाँ पे आपने v की जगह क्या कर देना है, v माइनस VCS। बाकी ये आपने ना सबसे पहले आपने क्या करना है, लीबनीज़ थ्योरम इन वॉल्यूम इंटीग्रल, ये आपने याद रखना है। आपने इसमें जो g आ रहा है उसको आपने रो b के साथ चेंज कर देना है। जब आप उसको रो b के साथ चेंज कर देंगे तो जो फार्मूला आपके पास बनेगा उसको आप लोग कहते हैं RTT, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए निकालना है, सिंपल जो आपके पास यहाँ पर v है उसको आप माइनस VCS कहते हैं, v कंट्रोल सरफेस, ठीक है। ये आप कर देंगे तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जाएगा। लेकिन वो सिंपल पूछते हैं आपके पास रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम का फार्मूला, वॉल्यूम इंटीग्रल में लीबनीज़ थ्योरम का फार्मूला, और ये 1 डायमेंशनल लीबनीज़ थ्योरम। ये 3 चीज़ें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक नंबर 62 है, बहुत ज़्यादा लेंथी था, और इसमें टॉपिक नंबर आई थिंक 63 इसके साथ 2-3 थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो क्यों इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, सॉरी, बहुत ज़्यादा लेंथी थे। और इसमें देखें आपके पास ये चीज़ एक गिवन है आपको, और इसमें आपने फाइंड करनी थी इक्वेशन स्ट्रीम लाइन की, पाथ लाइन की, स्ट्रिक लाइन की। गिवन था आपको कि x आपके पास 1 है, y आपके पास 2 है, z आपके पास 0 है, t भी आपके पास 0 है। ये आपको गिवन था, आपने इन तीनों की इक्वेशन निकालनी थी, बहुत लेंथी थी, और आपको पता है कि वीडियो में इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। तो सिंपल आपको करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रीम लाइन का प्रूफ दे देती हूँ, वो भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इनके जो प्रूफ है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो हम सिंपल इसको करेंगे। यहाँ पे आप देखें ये है u की वैल्यू, ये आपके पास v की वैल्यू, ठीक है। ये u की 1 + tx और v की आपके पास 2 + ty। अब स्ट्रीम लाइन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, dx/du dy/dv dz/w इज इक्वल टू ds। अब आपने क्या करना है, dx/du को ds के इक्वल रखा, dy/dv को भी ds के इक्वल रखा। मतलब पहले आपने इसको इसके इक्वल रखा, फिर आपने इसको इसके इक्वल रखा। यहाँ पे आपने u और v की वैल्यू को पुट किया, u की जगह आपने 1 + tx और v की जगह आपने 2 + ty पुट किया और इज इक्वल टू ds। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 1 + t है ये ds के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके जो 2 + t है ये जाकर ds के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने करना है बोथ साइड पे इंटीग्रेशन को अप्लाई, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई। इसका आपको पता है dx/x क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ln 1 + ts। और यहाँ पे आपने पता है कि आप एक चीज़ और चीज़ को ऐड करते हैं, कॉन्स्टेंट चीज़ को, जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो c1t, यहाँ पे आप ऐड करेंगे c2t को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln y हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से s की वैल्यू को निकालना है, यहाँ से भी निकालना है। ये इधर जाके माइनस होगा, ln x माइनस c, यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन है, ठीक है। ln x माइनस c1t ओवर 1 + t, s की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, इधर आके माइनस होगा और ये 2 + t डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इन दोनों इक्वेशन देखिए, ये भी s के इक्वल है, ये भी s के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल रखा, ऐसे ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर इनके ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, t को इसके साथ मल्टीप्लाई, t को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, t को फिर इसके साथ, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसके 2-3 स्टेप कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, तो इतना लेंथी आपके पेपर में नहीं आता। सिंपल आपने इनको ना ये चीज़ याद रखनी है, बाकी सिंपल स्टेप हैं। इसको डी एस के इक्वल का, इसको डी एस के इक्वल रखा, सिंपल यू एन वी की वैल्यू को पुट किया, ये वैल्यूज़ को आप उधर ले गए, फिर आपने बोथ साइड पे इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, वहाँ से आपने एस एस की वैल्यू को सेपरेट किया, तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता है कि आपने मैस कितना एंटर हुआ, मैस कितना बाहर गया, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस के इक्वल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, जितनी एनर्जी अंदर एंटर हुई, जितनी एनर्जी बाहर आई, वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के इक्वल है। कंजर्वेशन ऑफ मैस है, कंजर्वेशन ऑफ मैस रिलेशन ऑफ क्लोज सिस्टम, ये कंजर्वेशन वाले रूल ना आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसमें करना क्या होता है कि इसमें सिंपल पॉइंट ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैस है वो इज़ इक्वल टू 0 होगा, कि जितना मैस उसके सिस्टम के अंदर जा रहा है, कितना मैस उस सिस्टम के बाहर जा रहा है, उनका अगर आप टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। इसको आप लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस, और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जितना मैस अंदर गया, जितना बाहर आया, वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल होता है, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मास है ये क्या है, 0 होता है। ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर देखें, आपका जो फाइनल मिड टर्म का सिलेबस है ना, इसके टॉपिक नंबर 66 तक ही इसके मिड टर्म का सिलेबस होता है। टॉपिक नंबर 67 से ऑनवर्ड जितने भी इसके 143 तक जितने भी इसके टॉपिक्स हैं वो मैंने अपनी फाइनल टर्म की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे कि मैंने अगर इस दफ़ा आपके मिड टर्म में 66 से ज़्यादा आपके टॉपिक्स हैं तो आप वो फाइनल टर्म वाली वीडियो देख लीजिएगा। फाइनल टर्म प्रिपरेशन में कंप्लीट प्लेलिस्ट है, टॉपिक नंबर 67 से 143 तक। लेकिन हमारे यहाँ पे थे टॉपिक नंबर 66 तक थे मिड टर्म में, तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।